तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था और कहानी रिकॉर्ड कर चुका था, तो इसलिए कल कहानी वो सुना नहीं पाया जो एक ऐतिहासिक फैसला आया था। एक साथ देश में पहली बार 38 लोगों को फांसी की सज़ा। अभी तक का रिकॉर्ड 4 लोगों का है। एक साथ 4 लोगों को ही फांसी दी गई है और इससे ज़्यादा एक साथ लोगों को फांसी नहीं दी गई, और वो भी 2020 यानी 2020 में निर्भया के जो 4 गुनहगार थे। तो पहला मौका है जब किसी अदालत ने 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि पिछले अगर हम बात करें 17-18 सालों की, तो लास्ट 18 ईयर्स में करीब 1300 लोगों को सज़ाए मौत का फैसला सुनाया हिंदुस्तान की अलग अलग कोर्ट ने, अदालतों ने। 1300 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, बट सुनाई गई है, दी नहीं गई। दी गई है पिछले 18 सालों में बात करें तो सिर्फ 8 लोगों को। 18 सालों में करीब 1300 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन फांसी दी गई सिर्फ 8 लोगों को। 2004 में धनंजय को दी गई। उसके बाद एक लंबा अरसा आया, 8 साल बीते। फिर अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी गई। 2013 में अफजल गुरु को दी गई। फिर 2015 में याकूब मेमन को दी गई, और लास्ट 2020 में भी 4 एक साथ लोगों को निर्भया केस में दी गई थी। तो लास्ट 18 ईयर्स में 8 लोगों को फांसी दी गई है, 1300 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और अब एक कोर्ट ने एक साथ 38 लोगों को सज़ाए मौत दी है। हालांकि इन 38 लोगों को फांसी होगी कि नहीं होगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि अभी उनके पास 3-4 ऐसे मौके आएंगे। ये अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब उनके पास हाई कोर्ट जाने का भी मौका है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाने का मौका है, उससे पहले गवर्नर के पास जाने का मौका है। तो करीब 4, और निर्भया केस में तो आप ये सारी चीज़ें समझ ही गए हैं कि कानून में कितनी सारी उलझनें हैं, तो मौका मिलता रहता है। तो 38 को फांसी होगी कि नहीं होगी ये अभी मुझे लगता है कि इस फैसले में ही 13 साल लग गए। अब बाकी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट हाउस तक जाने में और कितना वक्त लगता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज की कहानी के ऊपर आते हैं। ये कहानी हमेशा मुझे इसलिए याद रहेगी, कई बार हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे अखबार के दफ्तर में, न्यूज़ चैनल के दफ्तर में होते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं अलग अलग सोर्सेज से। अब तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बदल गई। पहले बहुत सारी सहूलियत नहीं थी, तो मेल और ये सारी चीज़ें भी आया करती थी। मुझे याद है 2008 26 जुलाई की बात है ये। वीडियोकॉन टावर में तब हमारा दफ्तर हुआ करता था, कनॉट प्लेस के पास, और हर दफ्तर को, कई न्यूज़ चैनल को एक मेल आया। उसमें हमारे पास भी वो मेल आया, आज तक के पास। बट कई बार ये होता है, मैं आज आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे, चूँकि मेल की तादाद बहुत होती है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि कई ऐसे मेल आते हैं जिसमें अलग अलग धमकियाँ दी जाती हैं कि ये होगा, कुछ देर के बाद ये होगा। तो कोशिश तो यही होती कि ऐसे जो मेल हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, हम आगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस, उस तक भेज दें, और अक्सर भेजते रहते हैं। उस दिन भी 26 जुलाई 2008 को शाम करीब, मुझे लगता है 6:30 के बाद, 6 बल्कि 40 जो मेल पे टाइम था, एक मेल आया। 14 पन्नों का मेल था वो, और ये मेल जो नीचे था वो ये था, इंडियन मुजाहिदीन। तब इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह से एक्टिव था। इस मेल में जो लिखा हुआ था वो कुछ उसके आपके, मैं टेक्स्ट आपको पढ़ाता हूँ, जो 26 जुलाई 2008 शाम 6:40 के करीब ये मेल आया। कई ऐसे न्यूज़ चैनल को ये मेल आए, कुछ अखबार के दफ्तर को भी आया। इस मेल में लिखा था, सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करो, सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करो गुजरात का बदला लेने के लिए। अब गुजरात का मतलब यहाँ पे वही गोधरा राइट्स की बात हो रही थी। मेल में आगे लिखा था कि इन द नेम ऑफ अल्लाह इंडियन मुजाहिदीन स्ट्राइक अगेन। अल्लाह के नाम पर इंडियन मुजाहिदीन एक बार फिर हमला करेगा। डू वॉट एवर यू कैन, जो तुम्हें करना है कर लो। विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ फील द टेरर ऑफ डेथ। अगले 5 मिनट में तुम्हें मौत की दहशत दिखाई देगी। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर मेल में मैंने कहा ना 14 पन्नों का मेल था, कुछ और चीज़ें लिखी थी
जैसे उसमें महाराष्ट्र के सीएम उस वक्त विलास राव देशमुख थे और आर पाटिल थे वहाँ के होम मिनिस्टर, उनको भी मेंशन करके लिखा हुआ था कि 11 जुलाई 2006, आपको याद होगा मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, तो इस मेल में लिखा था, वी वंडर एट योर मेमोरी, मुझे तुम्हारी याददाश्त पे हैरत होती है, हैव यू फॉरगटन द इवनिंग ऑफ 11 जुलाई 2006 सो क्विकली एंड सो ईजली, आप लोग 11 जुलाई 2006 की वो शाम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भूल गए। इस मेल में एक और धमकी थी मुकेश अंबानी के लिए, और उस वक्त जो एंटीलिया था मुकेश अंबानी का घर, जिसके बाहर अभी आपको याद होगा जो बॉम्ब रखने की खबरें थी, तो तब बन रहा था। और इस मेल में बाकायदा उस एंटीलिया के बारे में भी धमकी दी गई थी और लिखा था, थिंक ट्वाइस बिफोर बिल्डिंग ए सिटाडेल ऑन लैंड इन मुंबई दैट बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड। मतलब इस एंटीलिया को बनाने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि ये जो है ज़मीन जिस पे तुम एंटीलिया बना रहे हो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। इसके बाद इसमें आगे लिखा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए खौफनाक यादें होंगी और फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। तो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का भी इस मेल में जिक्र, मुकेश अंबानी को भी धमकी, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने बॉलीवुड में काम करने वाले जो बड़े मुस्लिम एक्टर थे उनके नाम पे भी एक फरमान और चेतावनी थी। मेल में बाकायदा लिखा था कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तुम लोग फिल्मों में एक्टिंग करना नाच गाना बंद करो। और ये जो धमकी थी उसमें बाकायदा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तमाम लोगों की तरफ इशारा था कि जो भी मुस्लिम एक्टर हैं वो फिल्मों में काम ना करें। तो ये मेल आता है 6:40 यानी 6:40 पर मेल आता है, ये जो मेल मैंने आपको बताया। और इसके 5 मिनट के बाद अहमदाबाद में पहला धमाका होता है। ये मेल बहुत सारे लोगों को, हमारे ऑफिस में भी मेल के बारे में पता नहीं, फिर कई मैंने शुरू में आपको बताया बहुत सारे मेल ऐसे आते हैं जिसमें धमकियाँ दी जाती हैं, हकीकत में कुछ होता नहीं है। तो पहला जो धमाका आया वो बड़ा छोटा सा था, फिर लगा कि यूं ही है, लेकिन फिर अचानक दूसरे धमाके की खबर आती है, फिर तीसरे की। अब ये साफ हो चुका था कि ये मामला बड़ा है। इसके बाद देखते ही देखते अगले 70 मिनटों में, 70 मिनट्स में 21 ब्लास्ट होते हैं अहमदाबाद में। और ये 6:45 पे स्टार्ट होता है ये धमाके का जो पूरा एक सीरीज था, और करीब 70 मिनट तक चलता है। जो धमाका हुआ वो जिन इलाकों में हुआ अहमदाबाद के, उनमें खड़िया, राजपुर, सारंगपुर, मणिनगर में पहला धमाके की खबर आई थी। हटकेश्वर सर्किल, बापू नगर, इसके अलावा थक्कर बापा नगर, जवाहर चौक, गोविंदवाड़ी, ईसानपुर, नारोल, सारखेज, ये सब वो इलाके थे। और इसके अलावा जो 2 जगह पे और धमाका हुआ, हिंदुस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये 2 जगह थी, एक तो था एलजी हॉस्पिटल मणिनगर में और दूसरा था अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। उससे पहले एक फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं है इस वक्त आ रहा है नाम, उस फिल्म में ये दिखाया गया था, और ये 2008 से पहले की फिल्म है। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बार बार कहता हूँ, कई बार समाज से फिल्में वाला आइडिया चुराते हैं। अब यहाँ पे टेररिस्ट ने उससे आइडिया चुराया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल्म की कहानी ये थी कि कुछ टेररिस्ट सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद उस फिल्म में दिखाया गया, शायद मुझे नाम याद आ जाए, कि ब्लास्ट करने के बाद उनका एक जो और था प्लानिंग, वो ये थी कि जब शहर में ब्लास्ट करो तो जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, लोग घायलों को लेकर, लाशों को लेकर अस्पताल की तरफ जाएंगे, तो भीड़ अस्पताल में होगी, और अगर उसी अस्पताल हॉस्पिटल में एक धमाका कर दिया जाए तो फिर कितना नुकसान होगा। ये फिल्म का पार्ट था, और इत्तेफाक से इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये अहमदाबाद का सीरियल ब्लास्ट हुआ है। तो 2 जगह पर 21 अलग अलग जगहों पे, मार्केट में, बाजार में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाके तो हुए। 2 जो जगहों को चुना गया वो एलजी हॉस्पिटल मणिनगर और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पे भी बॉम्ब रखा गया था, और यहाँ 2 अलग अलग कार में बॉम्ब रखा गया था, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ इस हॉस्पिटल में ही करीब, इस पूरे ब्लास्ट में 56 लोगों की डेथ हुई थी, और 243 इंजर्ड हुए थे। इन 56 में से आधे लोग
इन 2 हॉस्पिटल में मारे गए थे। वजह ये थी कि शहर में जहाँ जहाँ धमाके हो रहे हैं, लोग बदहवास खौफ में, घायलों को लेकर पुलिस, एम्बुलेंस, अपने लोग, रिश्तेदार जो उस वक्त साथ थे, जो बच गए, हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं उम्मीद में कि बचा लेंगे, या मेडिकल अर्जेंसी की ज़रूरत है। और उन्हें मालूम नहीं कि उन आतंकवादियों ने हॉस्पिटल में भी बॉम्ब रखा हुआ है, ताकि वो लोग यहाँ आए, पुलिस यहाँ आए तो उनको भी निशाना बनाए। तो 2 हॉस्पिटल में भी धमाके हुए, 56 लोग मारे गए थे। हॉस्पिटल के अलावा जो बाकी बाज़ारों में अलग अलग जगहों पे बॉम्ब रखे गए थे, उसमें बड़ा तरीका दूसरा इस्तेमाल किया गया था, जो उससे पहले जयपुर में भी ब्लास्ट में हुआ था। वो ये था कि उन्होंने टिफ़िन के अंदर बॉम्ब प्लांट किया और टिफ़िन को साइकिल पर रखा, और ये सारे साइकिल उन्होंने शहर के ही सेकेंड हैंड पुरानी साइकिलें खरीदी थी अलग अलग इलाकों से, ताकि शक ना हो। और उन साइकिलों पर टिफ़िन बॉम्ब रखा और उन बॉम्ब को ले जाकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छोड़ दिया। 70 मिनट में 21 धमाकों से अहमदाबाद दहल चुका था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। खबर बड़ी थी, और इससे पहले और भी टेररिस्ट अटैक हो चुके थे, बेंगलोर में हो चुका था, जयपुर में हो चुका था। तो अब इसकी जांच शुरू होती है। अभी तक कुछ पता नहीं क्या है, किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन फिर इसकी अब जांच दी जाती है और पता कराया जाता है कि आखिर इसके पीछे है कौन लोग और किसने ये धमाके किए। शुरू के 2 दिन तक कुछ पता नहीं चलता कि इन धमाकों के पीछे किन के तार हैं। एक ईमेल था इंडियन मुजाहिदीन का, लेकिन उसके बलबूते पे आप बाकी सारी चीज़ें नहीं कह सकते थे। अभय चुदासमा जी एक IPS अफसर, उस वक्त इनको इस केस की जांच सौंपी गई। तेज तर्रार ऑफिसर, सर्विलांस और इन चीज़ों में भी माहिर। इसके बाद अब वो इस जांच को दिया गया और कहा गया कि हर तरफ से गवर्नमेंट से आपको मदद मिलेगी, आप इन्वेस्टिगेशन करो और जो कल्प्रिट्स हैं, अहमदाबाद के जो गुनहगार हैं, उनको पकड़ो। अभय चुदासमा के साथ और भी कई IPS अफसरों की टीम लगी और इसके बाद जांच शुरू हुई। सबसे पहले अब रडार पे वो ईमेल था जो न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर को भेजा गया था। इस ईमेल को खंगाला गया, इसकी जांच की गई, इसके IP एड्रेस को खंगाला गया, तो पता चला कि एक US सिटीजन है जो नवी मुंबई में रह रहा है और उसका नाम है केन हेउड। उसके IP एड्रेस से ये ईमेल जनरेट किया गया था और तमाम अखबारों और न्यूज़ चैनल को भेजा गया। गुजरात पुलिस की टीम मुंबई पुलिस की मदद से फौरन नवी मुंबई पहुंचती है, इस घर पे पहुंचती है जहां से ये IP एड्रेस जनरेट हुआ था। केन हेउड से बात करती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि ईमेल जिन लोगों ने किया, केन हेउड ने नहीं किया था और उसे पता भी नहीं था। तो असली जो गुनहगार थे वो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे। जांच जारी थी। गुजरात पुलिस ने अपने तमाम मुखबरों को लगा रखा था। मुखबिर बड़े काम के होते हैं। अभय चुदासमा की एक बहुत अच्छी मुखबिरों की पूरी टीम है। जांच चलती रही, 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 2 वीक के बाद अभय चुदासमा के पास एक उनका अपना मुखबिर कॉल करता है और वो कहता है कि मैंने एक रेड एंड वाइट कलर की कार जो कि अहमदाबाद ब्लास्ट में यूज़ हुआ था, उसको भरूच में देखा है। ये सुनते ही अभय चुदासमा की टीम फौरन अहमदाबाद से भरूच के लिए कूच करती है। उस कार जो मुखबिर ने बताया उसके ऊपर उसकी नज़र थी। भरूच पहुंचने के बाद उस कार को फॉलो करते हैं, देखते हैं वो कार एक घर के बाहर जाकर रुकती है, उस घर के अंदर जाया जाता है। अब वहाँ पूछताछ होती है, पहली कामयाबी मिलती है। पता चला कुछ लोग, कुछ नौजवान अलग अलग शहरों से यहाँ आकर किराए पे कुछ दिनों से रह रहे थे, लेकिन उस वक्त उनमें से कोई नहीं था। घर का ओनर था, उससे पूछताछ हुई। घर का ओनर बेकसूर था, क्योंकि जो किराए पर रहने के लिए आए थे उन्होंने उनको सच नहीं बताया था। लेकिन वहाँ से हाथ तो कोई नहीं आया, पर एक नंबर मिला। जो लोग ठहरे हुए थे उनमें से एक का मोबाइल नंबर, और ये एक पहली कामयाबी थी गुजरात पुलिस के लिए। इस नंबर के ज़रिए अब पुलिस उन लोगों तक पहुंच सकती थी जिनका हाथ डायरेक्ट गुजरात के ब्लास्ट में था। अब इस नंबर के सहारे अभय चुदासमा और उनकी टीम ने ट्रेस करना शुरू किया। जब नंबर ट्रेस करना शुरू किया तो उसके बाद भरूच से वो अहमदाबाद आए और फिर अपनी अलग अलग एक टीम बनाकर, एक ख़ास तौर पर सर्विलांस में लगाकर, क्योंकि अब उस नंबर के ज़रिए बहुत सारे नंबर सामने आने थे और उनके ज़रिए अब आगे की एक कार्रवाई होनी थी। अब उस नंबर के ज़रिए ट्रेस जब करना शुरू किया गया
तो पहली कामयाबी मिली, पहला नाम मिला, और इसके बाद गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई। जो पहली बड़ी कामयाबी मिली गुजरात पुलिस को, गुजरात के बाहर वो गिरफ्तारी हुई है। मुफ्ती अबू बाशिर, इंडियन मुजाहिदीन का ये जुड़ा हुआ शख्स, इसको पुलिस ने पकड़ा और इसे फिर गुजरात लाया गया। मुफ्ती अबू बाशिर की गिरफ्तारी के बाद अचानक गिरफ्तारी का एक सिलसिला चल पड़ा, क्योंकि वो बोलता गया, नंबर मिलते गए, नाम मिलते गए, और पुलिस की कई टीमें एक साथ देश के आधा दर्जन से ज़्यादा शहरों में छापे मारने लगी। मुफ्ती अबू बाशिर के बाद 10 लोगों को और गिरफ्तार किया गया उसके बयान के पास, अलग अलग जगहों से। अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके थे 2 हफ्ते के बाद, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग बाकी थे, इसलिए कि उन्होंने अहमदाबाद में कुल 23 जगहों पे बॉम्ब प्लान किया था, लेकिन उनमें से 21 फटे थे, 2 को डिफ्यूज किया था। इसके अलावा 29 जुलाई को ही अहमदाबाद से दूर सूरत में 18 बॉम्ब मिले थे, उनमें से एक भी फटा नहीं था, लेकिन उन सबको डिफ्यूज किया गया। पेड़ों पे, डिवाइडर पे, दुकानों में, शटर पे, छतों पे, गाड़ियों में ऐसे ऐसे बॉम्ब को टांगा गया था, रखा गया था कि जैसे पूरे शहर को उड़ाना हो। लेकिन उससे पहले कि ये बॉम्ब ब्लास्ट होता, सूरत में 18 जगहों पर से इन बॉम्ब को बरामद किया गया, इन्हें डिफ्यूज़ किया गया, वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तस्वीर क्या होती। शुक्र है ऊपर वाले का कि इनमें से कोई भी धमाका हुआ नहीं, और वक्त रहते एजेंसियों ने इन बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया। तो सूरत में 18 जगहों पर, 21 जगहों पर अहमदाबाद में, इसका मतलब है टीम बड़ी थी। फिर पता ये भी चला कि ब्लास्ट के बाद उनमें से बहुत सारे लड़के दिल्ली लौट आए थे, कुछ मध्य प्रदेश चले गए थे, कुछ राजस्थान चले गए थे, कुछ बिहार चले गए थे। अब ऐसे में इन सबको पकड़ना था। खैर, अब गिरफ्तारी का सिलसिला चलता रहा, और अगले 2 दिनों में फिर 13 से ये गिरफ्तारी 30 तक पहुंची। फिर उन 30 के जरिए और पूछताछ हुई, तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हाथ में जो गिरफ्तारियां उसके अगले कुछ दिनों में आई, वो टोटल बैठी 78। अहमदाबाद और सूरत में जो बॉम्ब प्लान किया गया, जो बॉम्ब को बनाया गया, कारों में रखा गया, साइकिल पर रखा गया, टिफिन बॉम्ब को बॉम्ब बनाया गया, इन सारे कामों में, इसकी प्लानिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट करने में 78 लोगों ने अपना रोल प्ले किया था। 78। इन 78 को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से जो 78 लोग थे, 13 अहमदाबाद के थे, 5 वडोदरा के थे, 1 भरूच का, 1 भुज, 2 सूरत, 11 महाराष्ट्र, 12 मध्य प्रदेश, 10 कर्नाटका, 9 उत्तर प्रदेश, 5 केरला, 3 आंध्र प्रदेश और 3 राजस्थान, 2 झारखंड और 1 बिहार से। 78 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ हुई तो फिर पूरी प्लानिंग धीरे धीरे इनके सामने आई। पता चला कि गोधरा का बदला लेने के लिए इंडियन मुजाहिदीन पिछले 1 साल से इन धमाकों की साजिश रच रहा था। 2007 से साजिश रचने के बाद इन लोगों ने एक टीम बनाई, और इस टीम को पहला टारगेट यही था, अहमदाबाद और फिर सूरत। बाकायदा टीम ने बॉम्ब इकट्ठा किया, और उन्हें पता था कि बाकी जगहों पे तलाशी होती, साइकिल पे आमतौर पे लोग मजदूर और बाकी नौकरी पेशा छोटे मोटे लोग जाते हैं, उनकी तरफ पुलिस की नज़र पड़ती नहीं है। तो साइकिल पर जो काम करने जाते हैं वो अपना टिफ़िन, लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, तो टिफ़िन से भी शक नहीं होगा। और उस वक्त तक टिफ़िन बॉम्ब इतना बड़ा नहीं था, जयपुर में हालांकि हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने टिफ़िन बॉम्ब को, क्योंकि सबसे आसानी से आप प्लान कर सकते हैं, आप साइकिल कहीं भी पार कर सकते हैं, कार पार करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादातर करीब 24 जगहों पे इन्हें करना था। उनमें से 2 जगह कार बॉम्ब इस्तेमाल किया, 22 जगह पे साइकिल बॉम्ब का इस्तेमाल किया, और वो सारी साइकिल शहर से खरीदी। और इन 78 लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया। प्लानिंग 1 साल से चल रही थी, 2007 से। इस प्लानिंग के दौरान इन लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, रेकी भी की। एक वाघामाऊ केरला में जगह है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली। इसके अलावा पावागढ़ गुजरात में ही है, वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग दी। और जो मुफ्ती सबसे पहले पकड़ा गया, वो बाकायदा गुजरात के, अहमदाबाद के अलग अलग शहरों के दौरे करता रहता था।
ताकि वो देख सके कि कहाँ पे क्या क्या छुआ है। 2008 में पावागढ़ जो वडोदरा से 50 किलोमीटर दूर है, जनवरी 2008 में वहाँ पे भी इन लोगों ने ट्रेनिंग ली, बल्कि कई ब्लास्ट भी किए ताकि सब कुछ काम सही से हो जाए। तो 1 साल से ट्रेनिंग हो रही थी। उसके बाद अहमदाबाद शहर को चुना और फिर पहली बार इन लोगों ने जब प्लानिंग की, तब कहते हैं जो पूरी इंट्रोगेशन में बात आई कि अलग अलग शहर की जगहों पे तो रखा जाए, लेकिन हॉस्पिटल का ख्याल उसी वक्त आया कि जब शहर में जख्मियों की तादाद होगी, जब लाशें होंगी, तो सब हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, उनके तीमारदार भागेंगे, पुलिस भी साथ में जाएगी, और भी लोग होंगे, हो सकता है नेता भी वहाँ पहुँचे। ऐसे वक्त में अगर हॉस्पिटल को निशाना बनाया जाए तो, और इन्होंने टाइमिंग उसी हिसाब से चुना था। शहर के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने पहले धमाके किए, हॉस्पिटल में सबसे लास्ट में धमाके कर रहे थे। क्यों? जब धमाका होगा, घायल होंगे, तभी वो हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। तो इसलिए शुरुआत में इन्होंने हॉस्पिटल में धमाके नहीं किए थे। और यही वजह है कि जो 56 लोगों की मौत हुई अहमदाबाद धमाके में, उनमें से आधे के करीब मौत हॉस्पिटल में हुई थी, क्योंकि बेचारे सब इलाज और ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ भागे थे। तो इनकी सारी प्लानिंग और सारी चीज़ें सामने आ गई। अब जहाँ जहाँ से इन्होंने एक्सप्लोसिव लिया वो भी सामने आया। उसके बाद अब मुकदमा शुरू हुआ, अदालत में ये मुकदमा चला। करीब 13 साल हो गए। इस दौरान में 1163 विटनेस, 1163 गवाह अदालत में पेश हुए। दिसंबर 2009 से इसकी सुनवाई शुरू हुई थी। 2008 26 जुलाई को यह धमाके हुए थे और 2009 में पहली बार इसकी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। 35 अलग अलग FIR दर्ज किए गए थे इन धमाकों के सिलसिले में। कुल 78 लोगों को पकड़ा गया था। से इनमें 78 ही अक्यूज थे, 78 आरोपी थे इन धमाकों के लिए। लेकिन इनमें से एक अप्रूवर बन गया, यानी सरकारी गवाह, तो उसे माफ़ कर दिया गया। अप्रूवर बनाना ज़रूरी था ताकि कोर्ट में केस को मजबूती से रख सके। तो एक को बरी कर दिया गया, वो सरकारी गवाह बन गया, उसने बाकी सारे सबूत दिए। 77 बाकी लोगों के ऊपर मुकदमा चला, करीब 12 साल तक मुकदमा चला। 8 फरवरी इसी महीने, 11 दिन पहले, जो स्पेशल कोर्ट है, जो उस कोर्ट के जज हैं मिस्टर अंबालाल पटेल, उन्होंने अपना फैसला पहले उस दिन सुनाया था। इन 77 में उन्होंने 49 को कल्प्रिट यानी दोषी माना 8 फरवरी को, और 49 को दोषी माना, और जबकि बाकी लोगों को करीब 28 को 77 में से बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं थे। तो 77 में 49 अक्यूज पाए गए, 28 बरी हो गए। 8 फरवरी को यह फैसला आया। अब सज़ा का ऐलान कल होना था, यानी कि 18 फरवरी को, और कल जज अंबालाल ने अपना फैसला सुनाया। इन 49 में 38 को फांसी की सज़ा दी और 11 को लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद। उम्र कैद मतलब जब तक उनकी उम्र है, अब वो जेल में रहेंगे। अब इन 38 के पास विकल्प ये है कि इस फैसले के बाद वो हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर राष्ट्रपति के पास जाए। लेकिन अफसोस की बात एक है, 13 साल लग जाते हैं इतने बड़े धमाके, इतने लोगों की जान लेने के लिए, इतनी बड़ी साजिश फैसला सुनाने में लोअर कोर्ट को। और अब भी ये पता नहीं है कि कब इन गुनहगारों को उनके किए की सज़ा मिलेगी, कब फांसी पे लटकेंगे, क्योंकि अभी भी कानूनी लड़ाई लंबी है। मुझे लगता है आगे अगले 5 साल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद है, बल्कि ये 10 साल भी हो सकता है। तो 13, 10, 23 हो जाएंगे। इतने संगीन अपराधों के लिए, इतनी संगीन वारदातों के लिए भी इतना अगर वक्त अदालत में लगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो इंसाफ है वो इंसाफ कहाँ हुआ। इन 2008 के धमाकों में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके रिश्तेदारों से, उनके अपनों से पूछिए तो उन्हें क्या लगेगा 13 साल के बाद। अब भी उन्हें मालूम है कि ये तो एक फैसला है, अभी तो लड़ाई लंबी है कानूनी, तो उनके दिल पे क्या बीतती है। हमें लगता है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो देश को झकझोर कर रख देती हैं, देश के इतिहास में इतने एक साथ ब्लास्ट कभी नहीं हुए थे जो अहमदाबाद में हुआ, 22 कभी नहीं हुए। ये अपने हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट है। बट ऐसे संगीन, ऐसे सीरियस मामलों में भी इतनी सुस्त रफ्तारी से अगर फैसले आएंगे तो फिर लोगों का भरोसा भी टूटता है और गुस्सा भी बढ़ता है। फिर बात वही आ जाती है
बहुत सारे लोग कहते हैं इनकाउंटर ही सही रास्ता है और बाकी चीज़ें, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अदालतों को भी अपना फैसले की स्पीड बढ़ानी चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा और जो टेररिस्ट हैं उनके दिलों में दहशत फैलेगी। जैसे अब यहाँ पे है जो 38 को भी फांसी की सज़ा मिली है। मुझे लगता है कि जब ये फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ, हालांकि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तब ये सारे जो थे अलग अलग जेलों में बंद थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपना फ़ैसला सुन रहे थे। तो मुझे लगता है वो दहशत, वो डर इनके वक्त कल फैसला सुनाते वक्त या फैसला सुना होगा तो इनके मन में नहीं होगा। क्यों? उसकी एक वजह है, उन्हें अगर ये लगता है कि ये फैसला फांसी दे देंगे और उसके बाद एक टाइम मुकर्रर है कि अब इसके बाद हाई कोर्ट में इतना दिन और सुप्रीम कोर्ट में इतना दिन और प्रेसिडेंट के बाद मर्सी पिटिशन में इतना दिन, कुल मिला के काउंट कर ले 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, तब फिर वो गिनती गिनते कि हाँ मेरी ज़िंदगी के दिन इतने बचे। लेकिन अभी उनके अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं खौफ और दहशत और डर आया होगा, उसकी वजह है उन्हें मालूम है अभी 13 साल तो यहाँ निकल गए, अभी हाई कोर्ट में जाएगा, अभी जजमेंट पढ़ा जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 बार जाएंगे, फिर इसके बाद कुछ जजमेंट में कमियां निकालेंगे, फिर चैलेंज करेंगे, फिर उसके बाद गवर्नर है, फिर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास भी अब तो ये है कि मर्सी पिटीशन खारिज हो गया तो फिर दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी वक्त है, अभी सांसें हैं, जी लेंगे, तो डरने की क्या ज़रूरत है। यहीं पे मुजरिमों के दिलों से दहशत कम हो जाती है। कानून सख्त हो, फैसला वक्त पर हो, तो शायद वो डरेंगे भी और ऐसी चीज़ों करने से बचेंगे भी। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा इंसाफ देरी से मिलता है। तो ये थी कहानी, देश के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट की कहानी। अब अपना सिलसिला आज का वही, आज नूर सबा फरीद शेख, इनकी सालगिरह है, जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नूर सबा जी। और ये फरीद शेख की वाइफ है, उन्होंने भेजा है। आयशा अंजुम का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयशा। और फुजैल अंसारी उनकी वाइफ, उन्होंने भेजा है। मोनिका साने, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मोनिका। और इनके भाई अमोल साने, उन्होंने भेजा है। दीपक तायड़े, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। अभिषेक, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और इनके भाई मोनूलाल एन ने भेजा है, मोनूलाल एन अखिलेश ने। इसके अलावा ज्योति सलालिया, हैप्पी बर्थडे ज्योति। कुमार किसले ने भेजा है। श्रुति, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे श्रुति। और रवि शंकर कुमार, इनकी बहन है, ओस्लो से, नॉर्वे से भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे श्रुति अगेन। अर्पित सोना, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्पित। और ये अर्पित जो है जगदीशपुर छत्तीसगढ़ से हैं और उत्तर प्रधान ने भेजा है। इसके अलावा किरण जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे किरण। और प्रहलाद सिंह ने भेजा है। अंजलि प्रभ जी का भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि प्रभ जी। और मंदर प्रभ जी ने भेजा है, उनकी मम्मी है। अंश कुमार रॉय, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंश। इसके अलावा माला, हैप्पी बर्थडे माला। और विकास कुमार जी ने भेजा है, इनकी पत्नी है। हालांकि 20 को है इनका, तो कल संडे कहानी होती नहीं, तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा डॉक्टर पुष्पा राठौर, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर पुष्पा राठौर जी। अमन ने भेजा है। साथ में सतनाम कौर सैनी जी और सुखप्रीत सिंह सैनी साहब, इनकी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। परमिंदर सिंह जी ने भेजा है। इसके अलावा गोकुल केशरवानी और अंकिता केशरवानी, इनकी भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और मोहम्मद असद ने भेजा है प्रयागराज से। साथ ही नेहा एंड कमल पाल, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और मन्नत और वंशिका, इनके बच्चे, उन्होंने भेजा है, तो आप तमाम लोगों को बधाई। इसके अलावा द्रुपयाद दोबरिया है शायद, मैं नाम अगर भूल रहा हूँ। और अहमदाबाद ब्लास्ट की कहानी इन्होंने भी फरमाइश की थी। शबनम शेख हैं पुणे से, थैंक यू आपके मेल के लिए। रमेश चौहान हैं। इसके अलावा सबा फहद हैं कतर से। तूफ़ान है नेपाल से, नाम अच्छा है इनका। हेटविक हैं और हेटविक रडाडिया। इसके अलावा शुभम कुलश्रेष्ठ, कल्पना मलकोटी जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। अफजल ख़ान हैं सऊदी अरब से। सोनल कौर हैं, और कभी मुलाकात ज़रूर होगी सोनल जी, आपने जो लिखा है। मुदस्सिर आलम हैं। इसके अलावा मुकीम बासित हैं, पाकिस्तान से हैं, ARY डिजिटल नेटवर्क में काम करते हैं, अच्छा लगा सुनकर। और आप, इनका कहना है कि इंग्लिश में सबटाइटल में मैं कई बार बोलता हूँ लेकिन दीपक भूल जाता, आज फिर बोलता हूँ। कुशल अग्रवाल हैं। इसके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल हैं टोरंटो से। और ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी आपको दिल्ली की, सिकंद,
तो जो रानी थी, जो कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल की सेकंड वाइफ, ये उनके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने यादें ताज़ा की, बताई कि कभी वो उन्हीं के पड़ोस में रहती थी। थैंक यू अरविंद कुमार अग्रवाल साहब मेल के लिए। इसके अलावा गावा हैं, ये तिब्बतियन हैं और इनके एक दोस्त हैं टेंडोल न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा था कि उनसे पता चला कहानी के बारे में, आप कहानी सुनते हैं तो थैंक यू सो मच गावा भाई। अनुप्रिया चौधरी जी हैं। इसके अलावा दीपक सिंह हैं अर्जेंटीना से। पूनम श्रेष्ठा चौधरी जी हैं। रोहतक में जो एक बच्चे ने अपने फैमिली को गोली मार के उनकी जान ली थी, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं तो पूनम जी ये कहानी मैं सुना चुका है, इसी कहानी की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। नवीन गुप्ता हैं सतना से। इसके अलावा दिलशाद रहमान हैं बाराबंकी से, फ़िलहाल सऊदी अरब में है। प्रिया सिंह है, कहते हैं घर वाले कहानी सुनने से रोकते हैं, कहते हैं कि कहानी ज़्यादा सुनोगी क्राइम की तो नेगेटिव थॉट आएगी। तो अब इस पर मैं क्या राय दूँ, घर वालों के आपके ख़िलाफ़ जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ नेगेटिविटी कभी हावी मत होने देना, जो अच्छी अच्छी कहानियाँ वही सुनना। इसके अलावा आदिल खान है नैनीताल से और सोनिमा यादव हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए। और कैलाश कुशवाहा जी हैं, कहेंगे कि मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं, कोई भी कुछ भी बन सकता है, बस कोशिश करनी चाहिए और वो भी ईमानदारी से। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और कल संडे है तो कल छुट्टी भी, और मंडे जो नेक्स्ट वीक है, उस नेक्स्ट वीक में शायद 1000 कहानी भी पूरी हो जाए, देखते ही देखते 1000वीं कहानी। तो चलिए अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।